Assalamu alaikum, my dear friends. Today we are going to deliver lecture on कानून शहादत आर्डर 1984, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। लॉ गेट के मुतल्लिक हम डिस्कस करेंगे। लॉ गेट और सब्जेक्ट जो है वो है QSO कानून शहादत आर्डर, और इसकी जो लेक्चर है वो है फर्स्ट। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉ गेट में जो QSO है उसकी जो है ना 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं। और ये पूरे का पूरा कानून शहादत, जैसे CRPC के कुछ सेक्शंस दिए गए, कुछ चैप्टर्स दिए गए, PPC के कुछ चैप्टर्स दिए गए, CPC के कुछ सेक्शन और कुछ जो है ना वो आर्डर्स दिए गए। कानून शहादत आर्डर जो है वो पूरे का पूरा कानून शहादत आर्डर लॉ गेट में मेंशन किया गया। तो आज हम कानून शहादत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कानून शहादत आर्डर है, इट वाज पॉज्ड, इसका जो फुल नेम है वो है कानूनी शहादत आर्डर। बाज़ लोग MCQs के क्वेश्चन में, MCQs के टेस्ट में आर्डर को ऑर्डिनेंस अगर वो देते हैं कि द कंप्लीट नेम ऑफ QSO आर QSO स्टैंड्स फॉर कानून शहादत ऑर्डिनेंस, तो कानून शहादत आर्डर, तो दरअसल इसका जो करेक्ट नेम है वो है कानून शहादत आर्डर 1984, जो कि 28 अक्टूबर 1984 को पास हुआ। कानून शहादत आर्डर, और उसके बाद जो कानून शहादत आर्डर की अगर हम एक्सटेंशन देखें तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। कानून शहादत आर्डर QSO एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर ये एप्लीकेबल है। एंड इट अप्लाइज टू दी, और अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें कि ये किन किन लॉ पर, किन किन कोर्ट में ये जो आर्डर है कानून शहादत आर्डर एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन को छोड़कर, आर्बिट्रेशन, ये जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेटर्स, इनको छोड़कर बाकी सब पर ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल इट इज़ एप्लीकेबल टू दी कोर्ट मार्शल, जो भी कोर्ट मार्शल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उन पर ये एप्लीकेबल है। उसके बाद ये सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, ये सब पर जो है ये एप्लीकेबल है। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उन पर ये एप्लीकेबल है। उसके बाद बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो जिसमें इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, अ ट्रिब्यूनल कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, जो भी कोर्ट हो, और उसके बाद कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई भी जुडिशल पावर्स एक्सरसाइजिंग, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। या कोई भी क्वासी जुडिशल, जो कि है कोर्ट तो नहीं है मगर नीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग्स जहाँ पर भी हों, तो उनके ऊपर ये अप्लाई है, एप्लीकेबल है, आर्बिट्रेशन को छोड़कर, एक्सेप्ट। कानून शहादत जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल इन कोर्ट्स पर है, मतलब कोर्ट मार्शल पर ये एप्लीकेबल है, सिविल कोर्ट पर ये एप्लीकेबल है,
criminal courts, judicial proceedings, tribunal courts, judicial powers exercising. If there is an authority who is exercising the powers of judicial or quasi-judicial, so these are the courts. These are the jurisdiction where the Kanun-e-Shahadat Order 1984 is applicable, except arbitrators. आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर इन बाकी सब पर ये एप्लीकेबल है। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन क्लास है उसको हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले कोड की डेफिनेशन। तो कोड क्या है? अब हमने सीआरपीसी में पढ़ा कोड, तो सीआरपीसी में अगर हम पढ़ेंगे तो कोड का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। अगर हम सिविल कोर्ट में सिविल सीपीसी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन होगी कि कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट। कानून शहादत आर्डर में जो कोर्ट है वो कोर्ट का मतलब है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। कोर्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे ऑल जजेस मैजिस्ट्रेट्स, जजेस और जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, एंड ये सारी की सारी कोर्ट की डेफिनेशन में आती हैं। और एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, मतलब अगर आर्बिट्रेटर पर ये कानून एप्लीकेबल है ही नहीं तो आर्बिट्रेट जो कोर्ट है इट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को छोड़कर ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स जो के एविडेंस ले सकें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, मीन्स एनी मैटर और एनीथिंग, any matter expressed or described on any substance। किसी भी चीज़ पर कोई भी चीज़ लिखी हो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेज हो, अगर ये बुक, अगर इस पेज पर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट है। अगर किसी स्टोन पर, किसी पत्थर पर कोई चीज़ लिखी हुई है, किसी दरख्त पर, किसी वॉल पर, कहीं भी कोई चीज़ लिखी हुई है जो कि किसी इंफॉर्मेशन के मुतालिक हो तो वो है एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद एविडेंस। एविडेंस के यहाँ पर 2 काइंड्स बता दिए गए। एविडेंस या तो ओरल शहादत हो सकती है, ओरल एविडेंस भी हो सकती है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री। अब कोर्ट में हम जाते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम वर्बल रिकॉर्ड करवाते हैं वो सारी की सारी ओरल एविडेंस हैं। अगर उसके बाद अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट को, अदालत को पेश करते हैं फॉर द सेक ऑफ एविडेंस, तो वो पीस ऑफ एविडेंस इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम अपने फैक्ट, अपनी जो भी एलिगेशंस हैं, अगर उसको हम प्रूफ करवाना चाहते हैं तो वो 2 इकसाम से हो सकता है, या तो ओरल एविडेंस या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुतल्लिक हो सकता है। सो एविडेंस includes all statements which court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence। means जो भी statements which are permitted by court to be presented before it to prove a fact or fact in issue by the presentation of witnesses, such type of evidence is called oral evidence। अगर कोई भी हम विटनेस लेकर जाते हैं किसी भी अदालत में और उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। And thereafter, if we produce any kind of document before the court in order to prove such fact or fact in issue which is under the inquiry before the court, so such kind of evidence is called documentary evidence।
उसके बाद फैक्ट, फैक्ट है क्या? फैक्ट इंक्लूड्स, फैक्ट मीन्स कोई हकीकत, कोई भी हकीकत, फैक्ट। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the sense, capable of being perceived by the senses। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी थिंग हो, स्टेट ऑफ थिंग, किसी चीज की हालत हो जिसको हम सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके हेल्प से हम उसको परसीव कर सकें, दिस इज कॉल्ड अ फैक्ट। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन, इट इज आल्सो अ फैक्ट। सो क्योंकि हम जो भी एविडेंस देते हैं अदालत में अकॉर्डिंग टू कानून शहादत आर्डर, वो या तो फैक्ट इन इशू के मुतालिक हम देते हैं, या फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट। एंड इररिलेवेंट फैक्ट आगे हम पढ़ेंगे, जो कि टोटली इररिलेवेंट, जो है इररिलेवेंट फैक्ट आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस। सो देयर आफ्टर, ये थी डेफिनेशन क्लासेस। और उसके बाद जो आर्टिकल 3 है वो है विटनेसेस के मुतालिक के हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है, कौन गवाही देगा। आर्टिकल 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो हम तो यहाँ पे शॉर्ट पढ़ेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। हु मे टेस्टिफाई, आर्टिकल 3, हु में टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। तो अगर हम इसकी वर्डिंग पढ़ें आप आर्टिकल 3, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन्स, मतलब ऑल पर्सन्स, जो भी शख्स हैं वो गवाही दे सकता है, मगर उसके बाद एक कंडीशन है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. So means all persons are competent to testify, all persons are competent to testify if they can understand the questions and give the rational answers। मतलब अगर किसी गवाह को लाया गया किसी भी कोर्ट के बिफोर, तो ये अदालत को सबसे पहले अदालत ये देखेगी, ये जो कोर्ट है वो ये देखेगा कि जो अदालत सबसे पहले उनसे कुछ जो है ना क्वेश्चंस पुटअप करेगा उस फैक्ट के मुतल्लिक कि वेदर सच पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू आंसर। अगर कोर्ट को ये लगता है, अदालत को ये समझ में आती है कि ये बंदा जैसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो मेरे क्वेश्चंस को समझ सकता है, सबसे पहले तो वो जो क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं कोर्ट में उनको समझनी चाहिए, वो समझ सकता है। उसके बाद वो रेशनल आंसर्स दे सके, मतलब जो क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं उसी के ही मुतालिक वो आंसर्स दे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कत्ल हुआ, कोई मर्डर हुआ, ए ने बी को कत्ल कर दिया
और यहाँ पे सी जो कि विटनेस है उनको लाया गया। अब अदालत उनसे अगर पूछती है कि हाँ भाई आप बता दें कि आप कत्ल के बारे में क्या जानते हैं। अब अगर सी कत्ल की अगर वो सेम क्वेश्चन की आंसर दे रहा है तो वो कॉम्पिटेंट है, वो एविडेंस दे सकता है। अगर वो सी से कत्ल के बारे में पूछा जाता है और सी कहता है कि सर वो जो बी था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो बहुत एक शरीफ बंदा था, सो दिस इज़ नॉट द रिलेवेंट आंसर्स, दिस इज नॉट द रिलेवेंट आंसर्स मीन्स जो रेशनल आंसर्स जवाब दे सके, जो क्वेश्चन उससे पूछा गया वही क्वेश्चन का अगर वो बंदा जवाब देता है तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस जो है ना कहलाया जा सकता है, वो एविडेंस दे सकता है, वो अपनी जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। एक तो ये है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, और दूसरे और उसके बाद जो है इसकी 3 जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। सबसे पहले जो प्रोविजो नंबर 1 है, प्रोविजो नंबर 1 वो कह रहा है कि कोई भी कन्विक्टेड सजा याफ्ता पर्सन जो भी है, कोई कन्विक्टेड पर्सन जो भी कन्विक्टेड पर्सन है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, वो गवाही नहीं दे सकता। मतलब अगर किसी को सजा लगी हुई है, वो जेल में है, तो मीन्स अ जेल्ड पर्सन और अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो नंबर 1। अगर प्रोविजो नंबर हम 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हर जनरल जो रूल है उसकी एक ना एक कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूरी होती है। एवरी जनरल रूल हैज एन एक्सेप्शन। तो इसकी जो एक्सेप्शन है वो प्रोविजो नंबर 2 है, जहां पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजो नंबर 1, दो अ कन्विक्टेड पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस, बट इफ आफ्टर द कन्विक्शन सच पर्सन मेंस हिज वेज। अगर अदालत को ये लगती है कि ये बंदा दो कन्विक्टेड है मगर ही हैज रिपेंटेड अपॉन हिज सच एक्ट, तो वो गवाही दे सकता है। Provided further that provisions of the first proviso shall not apply to a person about whom the court is satisfied. The court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways. तो अगर ये बंदा रिपेंट करे, repented and mended his ways, अगर वो रिपेंट करे, उसको पछता हो इस बात की कि मैंने ये गलत काम किया, और अपने आप को दुरुस्त करे, मेंडेड हिज वेज, अगर ये सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोड है, अगर कोड सेटिस्फाई होती है, सबसे पहले तो कोड सेटिस्फाई हो, सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोड जहां पर ये एविडेंस ली जा रही है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसी बंदे ने रिपेंट किया और अपनी वेज, अपनी जो तरीक़ेकार था उसको मेंड किया, उसको तब्दील किया, उसके अपने आप में जो है ना कुछ रिफॉर्म्स लाया ये बंदा कन्विक्टेड पर्सन, तो वो गवाही दे सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्नाह फॉर अ विटनेस, and where such witness not forthcoming, the court may take evidence of a witness who may be available. अब जो प्रोविजन नंबर 3 है वो कह रहा है कि जो भी एविडेंस होगी वो एज पर प्रोविजो नंबर 3, all the evidence shall be taken as prescribed in Holy Quran and सुन्ना। मतलब सुन्नत और कुरान के मुतल्लिक जो भी एविडेंस हैं वो लिए जाएंगे। और अगर जहाँ पर ये पॉसिबल ना हो कोई जो है ना एविडेंस, तो वहाँ पे किसी भी बंदे से एविडेंस लिया जा सकता है। मतलब प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस, जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस है
कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस है, कॉम्पिटेंसी वो कोर्ट के, वो कुरान और सुन्ना के मुतल्लिक होगा। फॉर एग्जांपल शहादत अल शहादा, शहादत अल तज़किल शहूद, सॉरी तज़किल शहूद, वो विटनेस होना ज़रूरी है, मगर मतलब वो उसने कोई ने माइनर या कोई मेजर वगैरह सिन ना किया हो अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो उसे हम कहते हैं तज़किल शहूद। अगर वो बंदे नहीं हैं तो उसके बाद कोई भी बंदा अगर अवेलेबल है तो कोर्ट उससे गवाही ले सकती है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना, सेकंडली ये एग्जांपल कुरान और सुन्नत के मुताबिक, फॉर एग्जांपल कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये है कि जो भी, अगर हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ द विटनेस दिया गया है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो भी एविडेंस है वो लिया जाएगा। मसलन अगर कोई फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात है तो वहाँ पर जो है ना 2 मैन होंगे या 1 मैन और 2 वुमेन होगा। मगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती है जहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, तो जो भी बंदा अवेलेबल होगा उससे जो है ना वो ली जा सकती है। और उसके बाद ये तो हमने आर्टिकल 3 पढ़ा, मगर लॉ गेट के लिए अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कानूनी शहादत आर्डर का जो नेम है, फुल नेम QSO स्टैंड्स फॉर कानूनी आर्डर, जो कि 1984 है। ये आर्डर है, ऑर्डिनेंस नहीं है। उसके बाद इट अप्लाइज होल ऑफ पाकिस्तान, सॉरी इट एक्सटेंड्स होल ऑफ पाकिस्तान। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ QSO कानूनी शहादत आर्डर, तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के, सिविल कोर्ट्स के, कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, इन सारे के सारे ऊपर ये एप्लीकेबल है। अगर नॉट एप्लीकेबल देखें हम तो आर्बिट्रेटर को, जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम कोर्ट की माना देखें यहाँ पे, तो कोर्ट इन शॉर्ट हम देखें, कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो कोर्ट मतलब ऑल जजेस, जो भी जजेस हैं, जो भी अल्फाज जजेस यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर बाकी कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। उसके बाद हमने जो है ना वो उसके बारे में डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा कि डॉक्यूमेंट है क्या। डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मतलब एनी मैटर expressed or described upon any substance। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर अगर लिखी हुई है तो वो जो पढ़ने में, जो समझने में आए, उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो एविडेंस है, शहादत है, वो शहादत या तो ज़िबानी या तो कागज़ी हो सकती है। एविडेंस में भी ओरल एविडेंस,
और डॉक्यूमेंट्री अगर स्टेटमेंट ऑफ एनी विटनेस हो, किसी फैक्ट इन इशू या फैक्ट के मुतालिक रिकॉर्ड की जाए तो वो ओरल एविडेंस है। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड की जाए किसी भी अदालत में फॉर इंस्पेक्शन रिलेटिंग टू द फैक्ट और फैक्ट इन इशू विच इज़ अंडर इंक्वायरी बिफोर द कोर्ट, तो वो भी एविडेंस मगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्ट कि फैक्ट है क्या। फैक्ट मतलब कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड। जिस चीज़ को हम बाय सेंसेस परसीव कर सकें उस चीज़ को हम फैक्ट कहते हैं। उसके बाद फैक्ट इन इशू हो सकता है, रिलेवेंट फैक्ट भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 3 जो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस के बारे में कह रहा है कि हु मे टेस्टिफाई, मतलब कौन गवाही दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 3, all the persons are competent who can understand the question and give the rational answer to the questions। वो शख्स जो अदालत की क्वेश्चन को समझ सके, उसके बाद उसकी जो ऑथेंटिक जो रेशनल आंसर है उसको वो दे सके, उसे हम कहते हैं कि ही इज़ कॉम्पिटेंट टू बी टेस्टिफाइड। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन था कि एक कोई भी कन्विक्टेड पर्सन और कोई भी जेल्ड पर्सन वो गवाही नहीं दे सकता, मगर अगर प्रोविजो हम सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी एक्सेप्शन है कि अगर इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन हैज़ देयर आफ्टर रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, उसको पछतावा आई और उसके बाद उसने जो है रिफॉर्म्स किए अपनी हैबिट्स को, तो उस बंदे की भी जो है डेफिनेशन एविडेंस ली जा सकती है, मगर आफ्टर द सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो भी एविडेंस, जो भी कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस है, इट शैल बी एग्जामिन्ड, इट शैल बी सीन इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ द इस्लाम व्हिच इज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड द सुन्नह ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कॉम्पिटेंसी, तो नंबर या वगैरह कॉम्पिटेंस वगैरह अगर वो इस्लाम से मैच नहीं होता, अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है, तो फिर एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम किसी भी बंदे से एविडेंस ये ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, वेयर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन क्लास एज वेल एज आर्टिकल 3 which is very important part of the कानून शहादत ऑर्डर। So inshallah in next lecture we will discuss about the other articles. Thank you.